लो बेटा। चलो अब कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 बज चुके हैं, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने अब तक बहुत सारी चीजें करा दी है, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे बेटा। पहले चैप्टर में हमने ये सारा सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। तो जितने ऑफलाइन में बच्चे आते हैं वो सारा सब कुछ ये कंप्लीट पढ़ चुके हैं इन डिटेल्स। ओके बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11, ठीक है बेटा। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में हमने बताया था, ठीक है। तो एक बार इसे क्विक रिवीजन करा देते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना घर पे, बुक रीडिंग कर लेना। बाकी हमने इसको अपनी तरफ से करा दिया है, ठीक है। चलो, over the country's accounting has remained conform to the financial record keeping function of the accountant। लाइक बेटा आपने देखा होगा कि डे टू डे बिजनेस जो हो रहा है बहुत ज्यादा एक्सपैंड होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बिजनेस डे टू डे रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, कहने का मतलब बेटा हमारे जो वर्क है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले जैसे कि अकाउंटिंग नहीं था, ठीक है, तो अकाउंटिंग नहीं, लाइक जीएसटी नहीं था। तो जीएसटी नहीं था तो इसके जीएसटी ना होने से बहुत भाई कम काम था। अब धीरे धीरे जब जीएसटी आया तो उसमें वर्कलोड बढ़ गया। भाई अकाउंटेंट का वर्कलोड बढ़ जाता है बेटा, जैसे जैसे आपके बिजनेस में चेंजेस आते जाती हैं वैसे वैसे चीजें भाई थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाती हैं और आपके वर्कलोड भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। चलो, अकाउंटेंट टू रिसेस दियर रूल्स एंड फंक्शंस। ओके बेटा, लाइक बेटा कहने का हमने यही बताया कि आपके जो वर्कलोड होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, अब अकाउंटिंग में आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है, बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी। कहने का मतलब बेटा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, आपको करनी होगी, और इन सोसाइटी में भी, क्योंकि बेटा आपको एक होता है, कहने का बेटा आप अगर जिस इन्वायरमेंट में आप बिजनेस करते हो उस इन्वायरमेंट से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उन रिसोर्सेज के बदले में आपको कुछ इन्वायरमेंट को देना पड़ता है, ठीक है ना। एक ह्यूमन रिसोर्सेज नाम से आपका चैप्टर आएगा सिलेबस आगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलो, रोल ऑफ अकाउंटेंट हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ अ mere recorder of transaction to that of member providing relevant information to decision making team। ओके बेटा, देखो अकाउंटेंट क्या करता है बेटा, आपके बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। बुक पूरा प्रॉपर मेंटेन करता है, जिसे कहते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा तैयार करना, ठीक है। अकाउंटेंट वो सारा सब कुछ तैयार कर लेगा। तो अब क्या होता है बेटा, लाइक कुछ यूजर्स होते हैं, उन यूजर्स को आपके बुक्स जो होती हैं उन बुक्स को बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लाइक बेटा आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, उस कंपनी की बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके आप डिसीजन लोगे कि किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। ओके, ये देखो डिसीजन मेकिंग। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा। कह रहा ब्रॉडली स्पीकिंग अकाउंटिंग टूडे इज मच मोर देन सच बुक कीपिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ओके बेटा, कह रहा है कि आपको क्या करना है कि ब्रॉडली स्पीकिंग अकाउंटिंग टूडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग। ओके बेटा, मतलब अकाउंटिंग का मतलब केवल बुक कीपिंग ही नहीं होता है, आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। अकाउंटेंट आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरिया सच एज फोरेंसिक अकाउंटिंग। ओके बेटा,
अब आपको देखो भाई, अकाउंटिंग का मतलब यही नहीं है कि आपको बुक रेडी कर दिया बस, आपको बहुत सारी चीजें हैं, आपको प्रॉपर रिपोर्ट बना करके मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। लाइक बेटा हम अगर अकाउंटेंट हैं तो हमारा काम केवल बुक बनाने का नहीं है, हमारा काम है बेटा ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उससे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तैयार हो जाती है तो उसी को हम बोल सकते हैं बेटा रिपोर्ट कार्ड। ओके बेटा, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जब स्कूल में पढ़ते हो तो आप भाई जैसे ही आपका स्कूल स्टार्ट हुआ तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। धीरे धीरे आपका जब बेटा ईयर एंड होता है तो आपको क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वैसे ही आपका बिजनेस भी है बेटा, सेम। बिजनेस में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, सारी चीजें सेम, जैसे आपकी स्कूल में रिपोर्ट कार्ड फाइनल में मिलता है वैसे ही आपके बिजनेस जो होते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है ना। 1 अप्रैल से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब धीरे धीरे आप बिजनेस करते रहोगे और अपनी बुक्स को मेंटेन करते रहोगे, ठीक है, सारी बुक्स बनाते रहोगे। जैसे कि बेटा आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायल बुक है, ठीक है बेटा, जर्नल एंट्री करना है। उसके बाद जर्नल एंट्री के बाद आपको लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर के बाद आपको क्या करना होगा, लेजर के बाद आप क्या बनाओगे, ठीक है, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद आप ट्रायल बैलेंस से फाइनल स्टेटमेंट तैयार करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बेटा आपकी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें। ओके बेटा, चलो। तो अब ये कह रहा है कि फोरेंसिक अकाउंटिंग सॉल्विंग क्राइम्स सच एज कंप्यूटर हैकिंग एंड थेफ्ट ऑफ द लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट। ओके बेटा, आपने देखा होगा कि आपके कभी कभी आपके साथ क्राइम हो जाता है, आपके ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, आपको लाइक बेटा किसी भी लाइक बिजनेस में आपको कोई पेमेंट करना है और गलती से आपने किसी और को पेमेंट कर दिए, या फिर ऐसा भी होता है कि आपके साथ कोई लाइक बेटा क्या हो जाए, स्कैम हो जाए, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं, तो उस तरीके की जो अकाउंटिंग होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर रहा है, देख रहे होगे आप बेटा। आए दिन आप क्या करते हो, ब्लिंकिट से, ठीक है, जोमेटो से ऑर्डर करते रहते हो। तो ई कॉमर्स डिजाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ओके बेटा। फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ईटीसी। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है बेटा, आपको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है, आपके पास जैसे बेटा पैसा है, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर लिए, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए और सबसे बड़ा रोल आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कोई बिजनेस के ग्रो करने में, तो वहां पे अगर आपका कोई भी बंदा है बेटा जो अगर फाइनेंस में एक्सपर्ट है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा से चलेगा। अगर आपने एक भी डिसीजन गलत ले लिया ना फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपका बिजनेस वाइंडिंग अप में भी जा सकता है, ठीक है बेटा। ओके, समझ आ रहा है, चलो, क्लियर है बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है, सब कुछ सही है, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ईटीसी। अब ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हमने अभी बताया बेटा थोड़ी देर पहले कि आप जिस भी एरिया में बिजनेस करते हो बेटा, आपको उस एरिया लाइक बेटा इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लाइक बेटा आपको लेबर मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, वो सारी चीजें मिलती है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होगा, उस जिस इन्वायरमेंट में आप वर्क करते हो वहां पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो वहां पे लाइक बेटा आपने देखा होगा सीएस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, अगर आपने सुना हो बेटा अकाउंटिंग में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें एक इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में बताया जाएगा कि कितना आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है। यदि आपकी कंपनी की टर्नओवर के बेसिस से बेटा आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा खर्च किया जाता है, ओके बेटा, चलो। This realization came due to the fact that accounting is capable of providing the kind of information that managers and other interested person need in order to make better decision. Okay बेटा, कहने का मतलब कि this realization came due to the fact that accounting is capable of providing the kind of information, जो आपकी अकाउंटिंग होती है बेटा, वो आपकी अकाउंटिंग इसलिए की जाती है जिससे आप क्या करो, यूजर्स को प्रोवाइड कर सको इंफॉर्मेशन, क्या बेटा, इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस से
क्या होगा बेटा, यूजर्स क्या करेगा, डिसीजन लेगा। अब यूजर्स आपके दो प्रकार के होते हैं बेटा, आगे आपको बताएंगे। यूजर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं बेटा, जैसे बेटा आपके कंपनी का मैनेजर बेटा, ठीक है ना। अगर कंपनी के मैनेजर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी बेटा, लाइक बेटा आपको पता है मैनेजर्स के असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट बताते हैं कि आपके लाइक गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल है, कितना अभी नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा मिलता है, असिस्टेंट के द्वारा। फिर आप क्या करते हो बेटा, असिस्टेंट को बोलते हो, ऑर्डर देते हो कि आप फर्दर ऑर्डर कर दो, ठीक है, जिससे कि आपके सप्लाई में दिक्कत ना हो। अदरवाइज आपका सप्लाई रुक गया तो आपका बिजनेस भी रुक सकता है। ओके बेटा, चलो। अगर आप टाइम पे रॉ मटेरियल मंगाएंगे, जैसे ही आप टाइम पे रॉ मटेरियल मंगाएंगे वैसे ही आपका प्रोडक्शन होगा। अगर आपका सही टाइम पे रॉ मटेरियल आ जाएगा तो सही टाइम पे प्रोडक्शन होगा और सही टाइम पे आप सप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आपका जो कस्टमर है बेटा, अगर उसे आप राइट टाइम पे जो डिलीवरी नहीं करोगे तो उससे आपका जो कस्टमर है बेटा आपसे नाराज हो सकता है, ठीक है ना। तो मैनेजर्स के लिए भी ये यूजर मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एक तरह से इंफॉर्मेशन क्या है, यूजफुल है डिसीजन के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। अदर इंटरेस्टेड पर्सन नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटा डिसीजन। अदर मतलब कि बहुत सारे बेटा आपके एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स लाइक बेटा आप इन्वेस्टर हो, ठीक है ना। अगर आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हो बेटा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने आपसे कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालोगे, देखोगे, जैसे कि आप कंपनी की वेबसाइट पे जा करके उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सारा सब कुछ चेक करोगे, देन डिसाइड टू इन्वेस्ट एनी कंपनी। ओके बेटा, अगर आप जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी को प्रॉपर मतलब सारा सब कुछ बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद आप डिसीजन लोगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं इन्वेस्ट करना है। ओके बेटा, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल यूजर आगे हम बताएंगे बेटा। तो आप समझ सकते हो मैनेजर आपका क्या होता है, इंटरनल यूजर होता है, और आपका लाइक बेटा क्या हो गया, मैनेजर आपका इंटरनल यूजर्स और इन्वेस्टर आपका एक्सटर्नल यूजर्स। ओके बेटा, चलो समझ में आया। नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजन। ओके बेटा, अगर आपको बेटर डिसीजन लेना है तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसे होगी बेटा, जब आपके सारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर अकाउंटिंग की जाएगी, मतलब बुक बनाई जाएगी, तो आपको पता रहेगा बेटा कि क्या चीज हमारे बिजनेस में, लाइक बेटा अगर हम रॉ मटेरियल से लेते हैं, रॉ मटेरियल से इंफॉर्मेशन आपको बताएं, तो अब आपकी कंपनी में कितना रॉ मटेरियल आया और उस रॉ मटेरियल को कितना आपने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद डिसाइड करोगे कि आपके गोडाउन में रॉ मटेरियल है अभी कि खत्म हो गया। जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा देन आप डिसाइड कर पाओगे। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग gradually assumes so much importance that it has now been raised to the level of information system. Okay बेटा, अब क्या करोगे, ग्रेजुअली एज्यूम सो मच इंपॉर्टेंस। ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा करना होगा, ठीक है। अगर आपको राइट टाइम में इंफॉर्मेशन, लाइक बेटा हम मैनेजर है किसी कंपनी के, तो अब हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए जिससे हमें राइट टाइम में इंफॉर्मेशन मिले और राइट टाइम में हम डिसीजन ले सकें। ओके बेटा, चलो। तो ग्रेजुअली एज्यूम सो मच इंपॉर्टेंस that it has now been raised to the level of an information system. As an information system it collects data, information system it collects data. ओके बेटा, चलो कलर चेंज कर लेते बेटा। इसका काम क्या है, कलेक्ट्स डाटा एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटा, अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेट्स करोगे इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स हुज डिसीजंस एंड एक्शन आर रिलेटेड टू इट्स परफॉर्मेंस। ओके बेटा, तो ये लाइन आपको समझ में आया होगा। चलो, दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर देयरफॉर डील्स विद द नेचर एंड नीड एंड स्कोप अकाउंटिंग। ओके बेटा, ये चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज पढ़ना होगा, लाइक बेटा आपको नेचर के बारे में समझना होगा, ट्रांजेक्शन के, और आपको इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, नीड क्या है, ठीक है,
उसके बाद अकाउंटिंग की आपको स्कोप, नीड एंड नेचर जानना होगा। ठीक है बेटा, चलो तो अब हम मतलब समझेंगे बेटा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ठीक है बेटा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। इन 1941, ठीक है, इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, AICPA, इन 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैड डिफाइंड अकाउंटिंग। कौन डिफाइन किया है बेटा, ठीक है, AICPA ने डिफाइन किया है किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। याद रखना बेटा, MCQ बेसिस पे या फिर आप कह सकते हो GK बेसिस पे, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपकी डेट 1941 एंड आपका ये AICA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने डिफाइन किया है अकाउंटिंग को। किस बेसिस पे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर। देखो बेटा, हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो आपको रिकॉर्डिंग करना है, उसके अलग तरीके हैं। आपको रिकॉर्डिंग करने के हम लोग बताएंगे अलग अलग। भाई जनरल एंट्री जो होती है उनको जनरल एंट्री सिखाया जाएगा। अब जनरल एंट्री आगे आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा, 4th में, ठीक है, तो 3rd में, हाँ आई थिंक 3rd में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के सारे रूल्स बताए जाएंगे, कैसे आपको अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, लाइक बेटा आपको अकाउंट कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, ओके बेटा। देन आप उसे क्या करोगे, समराइज करोगे, एक मैनर होगा, वो मैनर आपको बताया जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, बेटा आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन दिया जाए वो बिना, वो हमेशा बेटा इन टर्म्स ऑफ मनी में ही होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा हम जो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो रिकॉर्ड हमेशा आपके किस बेसिस पे रहेगा। देखो दो होते हैं, एक इकोनॉमिक्स, एक नॉन इकोनॉमिक्स। ठीक है, दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आपके, या फिर इवेंट कह सकते हैं, एक आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, एक आपके नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो उनको हम क्या करेंगे बेटा, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, उनको उनके ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। अब अगर हम बात करते आगे, हम चलो बात करेंगे, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे बेटा आपने कोई चीज परचेज किया, तो अगर आप परचेज करोगे तो भाई अगले वाले को पैसा तो देना होगा, सामने वाले को पैसा तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये आपका कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया बेटा, हाँ बेटा, चलो आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वन से,
हम्म, हम्म, चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक बताया था बेटा कि आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमने बताया कि आपकी अकाउंटिंग को डिफाइन करती है बेटा AICPA, ठीक है बेटा। AICPA क्या होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट had defined accounting as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner, ठीक है बेटा। चलो, इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बेटा वो इन टर्म्स ऑफ मनी में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। विदाउट मनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किए जाते, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। उनको आगे हम लोग देखेंगे क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जैसे कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट करना बेटा, ठीक है, स्ट्राइक करना, ये सारी चीजें क्या है, मतलब है तो इवेंट्स बेटा, और इन्हें क्या नहीं किए जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ठीक है ना। चलो, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof with greater economic development resulting and changing role of accounting, its scope become broader in 1966 the American Accounting Association। ओके बेटा, मतलब ये कह रहा है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ओके बेटा, with greater economic development resulting in changing role of accounting। हमने अभी जस्ट ऊपर स्टार्ट किया तभी बताया कि जो हमारे बेटा बिजनेस में आज के टाइम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लाइक आपने देखा होगा बेटा कि आप इसके पहले भाई 2017 से पहले जीएसटी नहीं था, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग के लिए बहुत आसान था, मतलब कि आपके पास थोड़ा से जो बर्डन था वो कम है। लाइक यू आर अकाउंटेंट, तो आपके पास बर्डन थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही जीएसटी अप्लीकेबल हो गए बेटा 2017 से, आपका बर्डन बढ़ गया, सिंपल सी बात है। रिजल्टिंग इन चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, और साथ में आपके अकाउंटिंग के रोल भी चेंज हो गए, ओके बेटा। जैसे जैसे आपके इकोनॉमिक में डेवलपमेंट आएगा वैसे वैसे आपके अकाउंटिंग में चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है। इट्स स्कोप, ओके बेटा, बिकम ब्रॉडर इन 1966। अब बेटा एक आपको डेट और याद रखना है, अभी आपको हमने बताया 1941, ठीक है, जिन्होंने अकाउंटिंग को जिस समय अकाउंटिंग के डिफाइन किया गया है किसके द्वारा बेटा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा। अब यहाँ पे 1966 है, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ठीक है बेटा, द अमेरिकन AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइंड अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। दो मतलब अगर हम कह सकते हैं दो ऑर्गेनाइजेशन या दो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अकाउंटिंग को डिफाइन किया है। एक बेटा आपका AICPA है 1941 में है, और दूसरा बेटा 1966 में है AAA, जिसे बोलते हैं बेटा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अकाउंटिंग को डिफाइन करके बताया कि accounting as the process of identifying, measuring and communicating economic information to print informed judgment and decision by users for information। ओके बेटा, तो ये आपको समझ में आया होगा। और अभी अगर हम बात करें बेटा तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन को फॉलो करके आगे हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि वहां आपको आप बताएंगे कि कैसे ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि बेटा हमारे पास ट्रांजेक्शन बहुत प्रकार के होते हैं,
कुछ हमारे इकोनॉमिक बेसिस पे है, कुछ नॉन इकोनॉमिक बेसिस पे है। तो जो हमारे इकोनॉमिक अकाउंटिंग होते हैं ट्रांजेक्शन, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक अकाउंटिंग होते हैं, इवेंट्स या ट्रांजेक्शन होते हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सिंपल हमको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। देन हम क्या करेंगे बेटा, मेजर करेंगे। मेजर करने का मतलब बेटा आपको अकाउंट में आपको अमाउंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि आपको मॉनेटरी टर्म में ही अकाउंटिंग करना है, ठीक है। तो आपको मेजर करना होगा कि कितना अमाउंट आपको शो करना है ड्यूरिंग द जर्नल एंट्री, लेजर या जो भी आप बनाते हो। उसके बाद देखो कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, देन आपको क्या करना होगा बेटा, लाइक बेटा मान लो एक कोई बंदा है, वो क्या है, हमारे कंपनी का अकाउंटेंट है, ठीक है, और हम उस कंपनी के मैनेजर है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा बेटा, सिंपल है, उसको हमने अकाउंटेंट बनाया, तो उसका काम क्या होगा बेटा, वो क्या करेगा, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, देन उनसे क्या करेगा बेटा, वो रिकॉर्ड करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा और क्लासीफाई भी करेगा, देन समराइज करेगा। उसके बाद आप वो क्या करेगा, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी कर लेगा बेटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करेगा, देन वो क्या करेगा बेटा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है बेटा। कम्युनिकेट करने का मतलब है चाहे वो अपने कंपनी के वेबसाइट पे अपलोड कर दे, ठीक है। देखो बेटा कोई चीज है दो तरीके से बताई जा सकती है, वो हो सकती है बेटा आपको ओरली किसी को बताना पड़े, ठीक है, या फिर आप किसी लाइक बेटा आप सिंबॉलिक, मतलब सिंबॉलिक का मतलब है बेटा आप क्या कर सकते हो, उसे आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दो। सिंपल है बेटा, आप एज्यूम कर लोगे कि जो भी बंदा हमारे यहाँ बिजनेस करने आएगा वो हमारे द्वारा अपलोड किए गए इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ करके आएगा। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें आपको कंपनी में जब आप आपको कंपनी अकाउंट पढ़ाएंगे आगे की क्लासेस में तो वहां बताएंगे। ओके बेटा, चलो आगे देखो बेटा, ये कह रहा है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू प्रिंट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर्स, ठीक है बेटा। यूजर्स हमने ऊपर बता दिया बेटा, दो प्रकार के होते हैं, आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। इन डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलो अब देखो यहाँ पे ये जो अभी हमने पढ़ा बेटा, ये चार्ट में बना हुआ है, तो अब हम लोग इसे देख सकते हैं कैसे। कह रहा है द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, मान लो आपके साथ कोई इवेंट हुआ, ठीक है ना बेटा। अब इवेंट में आपको सबसे पहले क्या करना होगा भाई, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इवेंट आपका क्या है, इकोनॉमिक बेसिस पे है या नॉन इकोनॉमिक बेसिस पे है, ठीक है। उस इवेंट को आपने आइडेंटिफाई किया, देन आप उसे क्या करोगे बेटा, अकाउंटिंग करोगे, ठीक है बेटा। द अकाउंटिंग प्रोसेस में आप उसे रिकॉर्ड करोगे। जैसे ही आपने अकाउंटिंग किया, लाइक आपने फाइनल रिपोर्ट बना ली, देन आप उसे क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। ओके बेटा, जैसे ही आप कम्युनिकेट कर दोगे, अब आपके क्या होंगे, यूजर्स होंगे। यूजर दो प्रकार के बेटा, कौन कौन से, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। वो यूजर्स क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है बेटा, या फिर कह सकते हो बेटा एक्शन लेंगे। तो आई होप बेटा इस चार्ट के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा जो अब तक हमने पढ़ा दिया है, ठीक है बेटा। चलो अब कुछ चीजें और हम जान लेते हैं बेटा। आगे आपका आता है 1970, ठीक है बेटा। हमने देखा 1941 में, ठीक है, उसके बाद 1941 के बाद 1966, अब आया बेटा 1970, मतलब 4 साल बाद। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड आप हो गए बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड आप हो, AICPA। अभी आपको हमने बताया AICPA के बारे में। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही मान लो 1941 में उन्होंने अकाउंटिंग को डिफाइन किया, क्या करने के लिए, आपको सिंपल है बेटा, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सारी चीजें करने के लिए वो बताते थे, डिफाइन किए थे अकाउंटिंग को। अब वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, emphasized कर रहे हैं, ठीक है ना, emphasized that the function of accounting is to provide quantitative information। ओके बेटा, तो अब ध्यान से सुनो, जो भी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा, वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि वो आपको एज ए मॉनेटरी टर्म डिफाइन किया जाएगा, ठीक है बेटा। कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है तो वो आपको क्वांटिटेटिव बेसिस पे आपको बताई जाएगी, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव बेसिस पे। तो ये देखो, अब उन्होंने ये चीज 1970 में बता दिया। ये उन्होंने बोला
कि जो अकाउंटिंग है बेटा वो आपको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बेटा, ओनली क्वांटिटेटिव बेसिस पे, ठीक है बेटा, primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making the economic decision, ठीक है बेटा, फाइनेंशियल इन नेचर, ओके बेटा, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, ठीक है, वो सारे इंफॉर्मेशन किसके बेसिस पे रहेगा, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बेसिस पे रहेगा, दैट इज इंटेंडेड टू यूजफुल, जो कि यूजफुल है बेटा किसको, यूजर्स को, किसके लिए, इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए, ठीक है बेटा, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यदि आप चाहे यूजर्स एक्सटर्नल हो या इंटरनल यूजर हो। आगे देखो बेटा, अकाउंटिंग कैन therefore be defined as the process of identifying, measuring, recording, communicating, ये सारी चीजें हमने बता दिया, फिर से इन्होंने डिफिनीशन को डिफाइन किया कि अकाउंटिंग कैन therefore be defined as the process of identifying, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic event of organization to the interested users of such information. In order to appropriate the exact nature of accounting, we must understand the following relevant aspect of the definition. ओके बेटा, तो आपको अकाउंटिंग की डिफिनीशन आई होप समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अकाउंटिंग जो हुए इवेंट है या ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना है, देन आपको मॉनेटरी बेसिस पे मेजर करना होगा, उसके बाद आपको उसे रिकॉर्ड करना होगा, देन आप यूजर्स को कम्युनिकेट करोगे। अब यूजर्स आपके बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, और वो यूजर्स आपके इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा बहुत सारे इन्वेस्टर है, लेकिन अब इन्वेस्टर किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है बेटा, जैसे आप टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जो टाटा के द्वारा बनाए गए सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो आपके लिए यूजफुल है, आप उस कंपनी से क्या रखते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आपके लिए यूजफुल है। ओके बेटा, समझ में आया, चलो, of such information in order to appropriate the exact nature of accounting we must understand the following relevant aspect of definition। अब हमको ये डिफिनीशन के बेसिस में कुछ चीजें जाननी होंगी। पहले उसमें है आपका इकोनॉमिक इवेंट्स, देन आपका बेटा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके बेटा, ये चार चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आई होप बेटा ये जितना हमने आपको बता दिया वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको हमने कुछ बताया कि आपके जो इकोनॉमिक है वो डे टू डे आगे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, लाइक डेवलपमेंट हो रहा है। तो साथ में जैसे इकोनॉमिक में डेवलपमेंट होता है वैसे इकोनॉमिक में वो अकाउंटिंग में भी डेवलपमेंट होता है। ओके बेटा, तो इसके बारे में आपको बॉक्स नंबर 1 में अच्छे से पढ़ लेना है घर पे, ठीक है। इसमें आपको कब आपका ये अकाउंटिंग वर्ड डेबिट क्रेडिट किसने बताया बेटा, और ये डेबिट क्रेडिट किस वर्ड से आया है, किन्होंने इनकी खोज की है, तो हम आपको बता देते हैं बेटा ये एक प्रकार के मैथमेटिक्स के भाई क्या थे, साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स के, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, लाइक सबसे पहले जिसे बोलते हैं बेटा लूका पैशियोली, ठीक है। अब क्या थे वो, मैथमेटिशियन थे, ठीक है, क्या थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले अकाउंटिंग की खोज की है, ठीक है। अकाउंटिंग की खोज का मतलब बेटा अकाउंटिंग तो बहुत समय से पहले से ही हो रही थी, ठीक है, अकाउंटिंग, लेकिन क्या हो रहा था बेटा उसमें आपका डबल एंट्री सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। अकाउंटिंग कर लेते थे कोई दिक्कत नहीं है, वो एज ए अकाउंटिंग नॉर्मल सिंगल एंट्री बेसिस पे करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया बेटा, एक इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दे रहे हैं बेटा, फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग अ पोर्शन ऑफ द बुक कंटेन नॉलेज ऑफ अ बिजनेस एंड बुक कीपिंग, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं बेटा पैशियोली डिड नॉट क्लेम दैट ही वाज द inventor of double entry bookkeeping but spread the knowledge of it so that the probably relied on them current bookkeeping manual as the basis of the मास्टर प्राइज। ये आपके लिए बेटा ओनली जीके के लिए या आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा,
तो आपको क्या करना है, इसको घर से अच्छे से पढ़ कर आना है, ठीक है। डेबिट वर्ड किस वर्ड से बना, क्रेडिट वर्ड किस वर्ड से बना, तो हम लोग इसको पिछली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन इसे डिटेल्स में अच्छे से घर पे सेल्फ स्टडी करके आता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग पिछली क्लास मतलब कि आने वाले आगे सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके ये जो बॉक्स नंबर 1 है उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना? वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो बेटा। हाँ, वॉइस क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इवेंट के बारे में देखेंगे अब। इकोनॉमिक इवेंट्स। हाँ, चलो देखते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट्स। आपके जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बेटा आपका कोई भी बिजनेस है, लाइक कंपनी है बेटा, वहां पे आपके क्या इन्वॉल्व होंगे? इकोनॉमिक इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सिंपल सी बात है। ओके,
An economic event is known as happening of consequences to business organization. लाइक बेटा आप कुछ करते हो, लाइक ट्रांजेक्शन करते हो, किसी से सेल करते हो या फिर किसी को सेल करते हो या किसी से परचेज करते हो, तो आपके ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शन है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक इवेंट है। क्या है बेटा, इकोनॉमिक इवेंट कह सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, ठीक है बेटा। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके चलो, तो विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके बेटा, आपने मान लो बेटा कहीं से आपकी कोई कंपनी है, आपने क्या किया, परचेज किया, तो अब वहां पे आपका क्या रहेगा बेटा, मॉनेटरी टर्म में रहेगा, ठीक है। वो इवेंट आपका इकोनॉमिक्स है या नॉन इकोनॉमिक्स है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक्स है, कौन से नॉन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। देन आपको क्या डिसाइड करना होगा, आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितने अमाउंट में हमने परचेज किया, ठीक है। मेजरेबल भी होना चाहिए, हर एक ट्रांजेक्शन आपका क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। चलो आगे देखते बेटा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा बेटा, परचेज ऑफ मशीनरी, आप मशीनरी परचेज करते हो तो ये भी आपकी क्या है बेटा, इकोनॉमिक इवेंट्स है, ठीक है। इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट, ठीक है बेटा। देन आप मशीनरी को परचेज करके लाते हो, आपको पता होगा बेटा कि आप क्या करते हो, कोई भी मशीनरी को परचेज करते हो तो उस मशीनरी को परचेज करने के बाद भाई अपने घर तक लाने के जितने भी खर्चे होते हैं आप मशीनरी के कास्ट में ऐड कर देते हो, ठीक है ना। लाइक बेटा आपने कोई एक एसी परचेज की, ठीक है, या फिर आपने आरओ का परचेज किया, तो अब आरओ या एसी बेटा आप परचेज करते हो तो उसको आप परचेज करके लाते हो तो इंस्टॉल कराते हो ना। तो लाइक बेटा आपने कोई लैपटॉप परचेज किया तो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते होगे, तो आपके जो इंस्टॉल कराने तक के जितने भी खर्चे होते हैं बेटा वो कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट बनता है, ठीक है ना बेटा। लाइक बेटा आपने कोई मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपीज का, ठीक है, 1 लाख रुपीज की, और उसको आप इंस्टॉल कराने में आपने 10,000 रुपए दे दिया या 5,000 रुपए दे दिया, तो आपकी उस मशीनरी की टोटल कास्ट बनेगा बेटा 1,05,000 रुपीज। ओके बेटा, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो तो आगे पढ़ते हैं बेटा, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट। ओके बेटा, ये सारा प्रोसेस जो आप करोगे ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा बेटा, इवेंट, विच कंप्राइजेस नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग अ मशीन। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, लाइक बेटा आप मशीनरी परचेज करते हो, देन आप उसको परचेज करके ले आने में जो भी खर्चा लगता है, देन आप उसे क्या करते हो, अपने जो भी लोकेशन है प्रेजेंट लोकेशन तक लाने तक में जो खर्चे हैं वो लगाओगे, साथ में आप उसे इंस्टॉल कराओगे, ये सारे खर्चे, इन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा, इवेंट बोलेंगे, ठीक है। और इन सारे खर्चों को आपको ऐड करना होगा कॉस्ट ऑफ असेट में, which comprises number of financial transactions such as buying of a machinery। ठीक है बेटा, आप मशीनरी को क्या किया, परचेज किया, उसके बाद आपने उस मशीन को ट्रांसपोर्ट किया। ओके बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन मतलब आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद उसे अपने बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन तक लेके आने, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ओके बेटा, ये नंबर ऑफ इवेंट्स है, कितने इवेंट्स हो गए, सबसे पहले आपने क्या किया, मशीनरी को परचेज किया, ठीक है बेटा, देन आप उसे ट्रांसपोर्टेशन किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हो, देन उसके बाद क्या करोगे, साइट प्रिपरेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, देन आप एक्सपेंडिचर इनकर करोगे इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन में, ठीक है बेटा। तो बताओ बेटा कितने ढेर सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे अगर आपको कोई भी मशीनरी, लाइक बेटा एक फॉरेन से कोई आप एक मशीनरी इंपोर्ट करते हो तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, ठीक है, उसके बाद आप उसमें इंपोर्ट वगैरह ड्यूटी वगैरह पे करते हो, वो भी आपके कॉस्ट मतलब इवेंट में आ जाएगा, ठीक है बेटा। वो आपके कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में आपके वो इवेंट कहलाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपका इवेंट कहलाएगा। देन आप उसको अपने यहाँ लाओगे और उसको इंस्टॉल करने के लिए साइट प्रिपरेशन करोगे, कहाँ पे मशीनरी लगानी है, ठीक है, और मशीनरी को इंस्टॉल कराने में जो भी खर्चे आएंगे वो भी एक इवेंट में आ जाएगा।
देन आप उस मशीनरी को क्या करोगे, ट्रायल रन करोगे। ओके बेटा, ट्रायल रन करने का मतलब बेटा आप उसका टेस्ट लोगे कि मशीनरी सही चल रही है या सही नहीं चल रही है। ठीक है बेटा, दस अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज बंच ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके बेटा, बंच ऑफ ट्रांजेक्शन को हाईलाइट कर लेना बेटा। तो कह रहा है जो आपकी अकाउंटिंग होता है बेटा वो क्या आइडेंटिफाई करता है, बंच ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है बेटा, if an event involves transaction between an outsider and organization, these are known as external events। अब देखो बेटा आपके इवेंट दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इंटरनल इवेंट होता है, एक एक्सटर्नल इवेंट होता है। यदि आपका लाइक बेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन है तो उसे हम बोलेंगे बेटा एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है बेटा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइक बेटा एम्प्लॉई और सॉरी क्या कह सकते हैं बेटा मैनेजर के बीच कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो आपके इंटरनल इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपके एक्सटर्नल इवेंट्स मतलब कुछ आपके इवेंट्स के ट्रांजेक्शन नीचे दे रखे हैं, जैसे बेटा आपका सेल ऑफ मर्केंडाइज टू कस्टमर। ठीक है, आप क्या करते हो, कस्टमर को आपने गुड्स को सेल करते हो। ठीक है बेटा, देन आप रेंडरिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स बाई एबीसी लिमिटेड। ओके बेटा, या तो आपका गुड्स होगा बेटा, गुड्स होगा तो आप उसे क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, अगर आप लाइक बेटा हम टीचर हैं तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। ओके बेटा, बाई प्राइम कॉमर्स क्लासेस। ओके बेटा, समझ में आ गया। चलो आगे थर्ड पॉइंट देखो बेटा, परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। ओके, क्या कह रहा है, परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। आप सप्लायर से क्या कर रहे हो, मटेरियल परचेज कर रहे हो, ये भी आपके एक्सटर्नल सॉरी क्या है, एक प्रकार से इकोनॉमिक इवेंट्स है। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। ओके, तो ये भी आपके क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स है। तो आपको इकोनॉमिक इवेंट्स या फिर कह सकते हैं बेटा कुछ एक्सटर्नल यूजर के साथ आपके कुछ ट्रांजेक्शन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इंटरनल इवेंट्स क्या होता है। Internal events is an economic events that occurs entirely between the internal wings of enterprise। ये इंटरनल विंग्स ऑफ इंटरप्राइज पॉइंट को हाईलाइट कर लेना बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंटरनल विंग्स ऑफ इंटरप्राइज। एग्जांपल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ओके बेटा, देखो क्या होता है बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंपली क्या होता है, एक स्टोर डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है ना, स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट के बीच जब कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, आपके इंटरनल इवेंट्स बोलते हैं। तो आई होप बेटा इंटरनल इवेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ एग्जांपल आपको हमने बता दिया। एग्जाम्पल क्या है, सप्लाई ऑफ मटेरियल आर कंपोनेंट बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। एक एग्जाम्पल ये याद रखना बेटा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉई। ठीक है बेटा, चलो तो आपको बेटा क्या समझ में आया, इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन क्या होता है उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक मतलब कि एक एजम्पशन बेसिस पे कोई एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। जैसे कि समझो बेटा आपने क्या किया, कोई भी एक ट्रांजेक्शन किया, लाइक बेटा आप क्या करते हो, आपके कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एंटिटी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, लाइक आप परचेज करते हो। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि ये आपके जो ट्रांजेक्शन है वो इकोनॉमिक्स है या फिर नॉन इकोनॉमिक्स है। सब फर्स्टली आपने उसे आइडेंटिफाई किया कि आपने भाई किसी से परचेज किया है तो अब ये इकोनॉमिक इवेंट्स होगा। ओके, इकोनॉमिक्स इवेंट्स होगा, वेरी सिंपल। हाँ, तो आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि हमारा जो इवेंट है वो इकोनॉमिक इवेंट है। देन आप क्या करोगे, उसका मेजरमेंट करोगे। ठीक है, कि कितने अमाउंट से हमने परचेज किया है।
ठीक है। तो सेकेंड आपको क्या करना होगा, मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, समझ में आ गया, मेजरमेंट करना होगा। थर्ड आपको क्या करना होगा, रिकॉर्डिंग, थर्ड आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना होगा। एंड फोर्थ आपको अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करना होगा। ओके बेटा, तो समझ में आया होगा। आप क्या करते हो, आपकी कंपनी है बेटा या ऑर्गेनाइजेशन है, आपने क्या किया भाई, सबसे पहले मान लो आपने कोई एक ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड, मान लो आपने परचेज किया, ठीक है। तो आपने परचेज किया, वो हो सकता है बेटा कोई मशीनरी हो सकता है, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी आपने परचेज किया। तब आप उसमें क्या करोगे बेटा, डिसाइड करोगे कि जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो ट्रांजेक्शन एक प्रकार का इवेंट है। अब इवेंट आपका क्या कहलाएगा, दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इकोनॉमिक्स इवेंट्स होते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक्स इवेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके इकोनॉमिक्स इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट्स है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया सिंपली, ठीक है। देन आपको मेजर करना होगा कि कितने अमाउंट से आपने परचेज किया, तो आपने दूसरा क्या किया बेटा, मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। थर्ड आप क्या करोगे, उसका रिकॉर्ड करोगे, तो इसे बोलते हैं थर्ड बेटा रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। फोर्थ आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे अपने यूजर्स को, किसको बेटा, अपने यूजर्स को। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी इवेंट का, देन उस इवेंट को मेजरमेंट करते हैं, देन आप रिकॉर्डिंग करोगे, एंड देन आप कम्युनिकेशन करोगे। ओके बेटा, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। वॉइस क्लियर आ रही है, कमेंट करके बताओ बेटा वॉइस क्लियर है, कौन कौन है भाई, बताओ वॉइस क्लियर आ रही है। वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही बेटा। बताओ बेटा वॉइस क्लियर है। कौन कौन है बेटा, वॉइस क्लियर है कि नहीं एक बार बता दो। हरे बेटा, चलो हाँ, तो हमने बेटा इसको समझा दिया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या इसके बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आइडेंटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड। ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, दैट इज टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड। ओके बेटा, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग activities and selecting those events that are of a considered financial character and relate to the organization, ठीक है। आपने एक बार उसको आइडेंटिफिकेशन कर लिया, देन आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे एक्टिविटीज का, सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर ऑफ कंसीडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। ओके बेटा, देन आप उनका सिलेक्शन करोगे कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स हैं उनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है, ओके। एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उन इवेंट को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करोगे। द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट देयरफॉर आर इवेल्युएटेड फॉर डिसाइडिंग वेदर इट हैज टू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके बेटा, कह रहा बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट देयरफॉर आर इवेल्युएटेड फॉर डिसाइडिंग वेदर इट हैज टू बी recorded in the books of account।
यदि आपके ट्रांजेक्शन क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स है, तो आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, ये आपके सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो नॉन इकोनॉमिक्स इवेंट्स हैं। ओके, तो नॉन इकोनॉमिक्स इवेंट्स को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो कह रहा है इंपॉर्टेंट बट नॉन ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये आपको जो हमने अभी एग्जांपल लिया वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये आपके क्या है, बोलो बेटा, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स है। देन आपको हमने बताया चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इम्पॉर्टेंट। ये सारे के सारे जितने भी इवेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं है बेटा, इनको, ये आपके नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स है, तो इनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, इनका अकाउंटिंग नहीं होगा, इन सिंपल वर्ड बेटा। ठीक है, चलो, however when a company makes a when a company makes a sale or purchase, अगर आप क्या करते हो बेटा, सेल या परचेज करते हो, वेदर ऑन कैश और क्रेडिट, या फिर आप सैलरी पे करते हो, तो ये आपके इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, और इन सबको आपको क्या करना होगा बेटा, रिकॉर्ड करना होगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके बेटा, तो आपने समझ लिया होगा बेटा कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लेकर के जो समझाया वही सारा सब कुछ इसमें है, और कुछ अलग से नहीं है। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है बेटा, चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको हमने बताया था बेटा, आपने कोई भी चीज लाइक बेटा आपने रॉ मटेरियल परचेज किया या फिर आपने कोई मशीनरी परचेज किया, आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, देन आप उसको क्या करोगे बेटा, मेजरमेंट करोगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे बेटा, तो ये सारी चीजें हमने बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है, एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, और आप अच्छे से इसको नोट्स में नोट डाउन भी कर लेना बेटा। ठीक है, जितना जितना पॉइंट हमने हाईलाइट किया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा मेजरमेंट। मेजरमेंट होता क्या है, इट मीन्स क्वालिफिकेशन, सॉरी, मेजरमेंट का मतलब है क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स। अब आपको क्या करना होगा बेटा, एस्टिमेट करना होगा। जैसे हमने बताया बेटा, आप क्या करोगे, परचेज करोगे, तो परचेज करोगे तो आप एस्टिमेट लगाओगे कि कितने अमाउंट का परचेज हो रहा है। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, तो एस्टिमेट करोगे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। ओके बेटा, मॉनेटरी यूनिट का यूज करके आप क्या करोगे, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें आप क्वांटिफाई करोगे। क्या करोगे बेटा, क्वांटिफाई करोगे वाइज रुपीज, पैसे एंड मेजरिंग यूनिट। अब मतलब कहने का बेटा जो भी यूनिट होगा बेटा उस यूनिट में आप उन्हें क्वांटिफाई करोगे। ओके बेटा, समझ में आया, चलो इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। ओके बेटा, यदि कोई इवेंट है जो क्वांटिफाइड नहीं है इन मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, इट इज नॉट कंसीडर्ड रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट, और उन्हें हम क्या नहीं कंसीडर करेंगे, रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट। ओके बेटा, समझ में आया, चलो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, signing of contract or changes in personnel are not shown in the books of account। ठीक है, जैसे हमने बताया बेटा कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया, या फिर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग किया है, ये सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, और इन्हें आप बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करोगे। ओके बेटा, समझ में आया, या फिर आपने क्या किया, कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट किया बेटा, तो ये आपके नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके बेटा, तो आपका मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। ओके, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा रिकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है बेटा रिकॉर्डिंग। तो वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन द फाइनेंशियल टर्म्स। ओके बेटा, यदि एक बार आपने क्या कर लिया, कोई भी इवेंट या ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसे आप मेजर कर लिया,
तो आपका थर्ड क्या होता है, मेजरमेंट वो भी मॉनेटरी टर्म में, तो आपको थर्ड पॉइंट में क्या करना होगा, उसका रिकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्या करना होगा बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बेटा, आपको क्या करना होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है आपको डेट वाइज रिकॉर्ड करना होगा। किस वाइज बेटा, डेट वाइज रिकॉर्ड करना होगा। क्रोनोलॉजिकल समझ में आया बेटा, सीरियल नंबर या डेट वाइज आपको रिकॉर्ड करना होगा, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एज पर वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड इज मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके बेटा, कह रहा है जैसे ही एक बार आप क्या कर लेते हो, अकाउंटिंग इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लेते हो, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपको अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे बेटा, उस बेसिस से आप क्या करोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। एक बार जैसे ही आपने रिकॉर्ड कर लिया, देन आप उसे क्या करोगे बेटा, इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एज पर वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड इज मेड अवेलेबल एज व्हेन रिक्वायर्ड। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा समझ में आया है। रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एज पर वेल established practice and is made available and when required। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया रिकॉर्डिंग। अब आपको हम बात करेंगे बेटा लास्ट, सबसे पहले आपने क्या किया, कोई भी इवेंट है उस इवेंट को आइडेंटिफाई किया, देन आपने उसको मेजर किया, देन आपने उसको रिकॉर्डिंग किया। अब लास्ट आपको क्या करना होगा, उस इवेंट को कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। तो द इकोनॉमिक इवेंट्स, आपको देखो बेटा, आपके इवेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इकोनॉमिक इवेंट्स, एक नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स। तो आपको इकोनॉमिक इवेंट्स को ही कम्युनिकेट करना है, ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, इकोनॉमिक इवेंट्स को ही कम्युनिकेट करना है। द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन ऑर्डर दैट द pertinent information is generated and communicated in certain form to management and other internal external users। ओके बेटा, कह रहा है इकोनॉमिक इवेंट आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया एंड रिकॉर्डेड कर लिया, और रिकॉर्ड कर लिया इन ऑर्डर दैट पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड। अब इन ऑर्डर में आपके पास क्या है, पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन जनरेट है। अब आपको क्या करना है, सिंपली बेटा उसे कम्युनिकेट करना है इन सर्टेन फॉर्म टू मैनेजमेंट, ठीक है, एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को, ठीक है। या तो आप मैनेजमेंट को बेटा, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, इंटरनल यूजर्स कहलाएगा। यदि आप वो एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, लाइक बेटा आप इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करते हो, तो वो आपका एक्सटर्नल यूजर कहलाएगा। ओके बेटा, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है बेटा, द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। आपको क्या करना होगा बेटा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा उन इंफॉर्मेशन को रेगुलरली कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है बेटा, किसके थ्रू, अकाउंटिंग रिपोर्ट के थ्रू। दीज रिपोर्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये रिपोर्ट क्या करते बेटा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैट आर यूजफुल टू वैरायटी ऑफ यूजर्स। अब वैरायटी ऑफ यूजर्स हमने बता दिया बेटा, कितने वैरायटी के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो ये आपके क्या है, वैरायटी ऑफ यूजर्स को आपको क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, और आप कम्युनिकेट करोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपके यूजर्स के लिए क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा, ठीक है बेटा। यूजर्स who have an interested in assessing the financial performance and position of an enterprise। मतलब बेटा उसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा जो उस कंपनी से क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करने में, या फिर ठीक है बेटा उस इंटरप्राइज की पोजीशन को असेस करने में इंटरेस्टेड होगा,
उसी पर्सन को यूजफुल होगा। ओके बेटा, चलो समझ में आया। इंटरेस्ट इन असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, planning and controlling of a business activities, making necessary decisions from time to time. The accounting information system should be designed in such a way that the right information is communicated to the right person at the right time. Okay बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? राइट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ओके, अब आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, रिपोर्ट्स कैन बी डेली। रिपोर्ट आपकी क्या होगी? डेली हो सकती है बेटा, वीकली हो सकती है, मंथली, क्वार्टरली, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ यूजर्स। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? जो भी इंफॉर्मेशन होगा बेटा, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपकी राइट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इज राइट पर्सन, राइट टाइम और राइट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, अब वो किस बेसिस पे हो सकता है बेटा? आप डेली रिपोर्ट करो, वीकली रिपोर्ट करो, मंथली रिपोर्ट करो, क्वार्टरली रिपोर्ट करो, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द यूजर्स। ओके बेटा, समझ में आया? अब यूजर्स को किस प्रकार की इंफॉर्मेशन, कैसी जरूरत है, आप उसके नीड के बेसिस पे उसे रिपोर्ट करोगे। ओके बेटा, चलो, एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द अकाउंटेंट्स एबिलिटी। सबसे मेन पॉइंट बेटा क्या है? अकाउंटेंट की एबिलिटी। ओके बेटा, अकाउंटेंट्स एबिलिटी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो आपका ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस रहेगा बेटा, आपने सारा सब कुछ तो कर लिया, ट्रांजेक्शन को आपने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, इकोनॉमिक, या फिर आपने उसे क्या कर लिया? मेजर कर लिया। देन आपने उसका क्या कर लिया? अकाउंटिंग कर लिया। अब आपका कम्युनिकेट करने का प्रोसेस आएगा, तो अब ये डिपेंड किस पे करेगा? अकाउंटेंट्स के एबिलिटी पे डिपेंड करेगा बेटा कि ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपका अकाउंटेंट क्या है बेटा, अच्छे से इफिशियंटली क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, तो यूजर्स के लिए बेटा ये इंफॉर्मेशन क्या रहेगा भाई? यूजफुल होगा। अगर राइट टाइम पे राइट पर्सन को और राइट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है बेटा, तो ये यूजफुल होती है, अदरवाइज ये क्या होगी? यूजफुल नहीं होगी। सिंपल सी बात है बेटा। चलो, कह रहा है इफिशियंटली इन प्रेजेंटिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तभी होगा बेटा जब आप क्या करोगे? राइट इंफॉर्मेशन को राइट पर्सन को राइट टाइम में कम्युनिकेट करोगे। ओके बेटा, अब वो इंफॉर्मेशन डिपेंड करेगा बेटा कि उसे आप वीकली, डेली बेसिस पे, क्वार्टरली कैसे कम्युनिकेट करते हो। ओके बेटा, तो समझ में आ गया होगा? बोलो बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? कौन कौन हो बेटा? कमेंट करके बता सकते हो बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। डेली लाइव क्लासेस चलेंगी 11th-12th के लिए। अभी तो 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है, अब आने वाले जुलाई से आपका 12th का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 12th का बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस आकर के कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लासेस है बेटा बालसंस के पास हसीमपुर रोड में है। ठीक है, जो भी हमारे आसपास का बच्चा हो वो आकर के हमारे ऑफलाइन बैच में, स्मॉल बैच है बेटा, तो स्मॉल बैच में वो अपना एडमिशन ले सकता है। ठीक है बेटा, एक रीजनेबल अमाउंट में, और हम पर्सनली उसे गाइड करेंगे बेटा आगे के लिए। जैसे कि मान लो बेटा हम बात करते हैं कि आप लोग हो बेटा कॉमर्स के स्टूडेंट, 11th-12th से अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप आने वाले समय में जो भी आप चूज करते हो, लाइक बेटा MBA या फिर BCom या फिर आप CA CS वगैरह करते हो। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कॉमर्स फील्ड के लिए तो CA CMA और CA ये आपके कोर फील्ड है। तो अगर आप इन फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप 11th-12th में
अगर आप अपना बेस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे जो आप प्रिपरेशन करोगे वहां पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अगर आपका बेस नहीं अच्छा रहेगा तो आपको अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट लगता रहता है, ठीक है। इससे आपका जो बेटा क्या होता है, मोटिवेशन है वो मोटिवेशन कमजोर हो जाता है और फिर बच्चा क्या नहीं कर पाता भाई, क्विक कर देता है, सिंपल। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको यदि बेटा ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आपको कांटेक्ट नंबर पे कॉल करना है, ऑफलाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लाइव पढ़ना है बेटा तो आप डेली 6 बजे या 7 बजे से हमारी डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, आप लाइव ज्वाइन करके आप डेली क्लास कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारी डेली क्लास रहेगी बेटा 11th की इकोनॉमिक एंड अकाउंट्स की, ठीक है। तो अभी अकाउंट्स की हो चुकी है, अभी देखते हैं बेटा अगर इकोनॉमिक की रहेगी तो इकोनॉमिक भी कराते हैं, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर बेटा आपको सेशन पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो बेटा, ठीक है, जिससे कि उसको भी यूजफुल हो। बेटा कौन कौन है बता दो। अब हम लोग कल के सेशन में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम लोग इसके आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा दिया बेटा उसको आपको घर पे जा करके बुक को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि आने वाले आगे क्लासेस में आपको अच्छे से समझ में आए। चलो ये 3 सेशन में बेटा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 11th का चैप्टर नंबर 1 है बेटा, ठीक है। ओके, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, अपना वही टाइमिंग रहेगा 6 बजे से या 7 बजे से, जो भी रहेगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बेटा, ठीक है। जितने बजे से भी क्लास रहेगी आपको इंफॉर्मेशन